मेरा नाम नंदिनी है। बचपन में मैंने अपने माता-पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घर वालों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में मेरी मामी मेरे लिए खड़ी हुई। उन्होंने मेरी दादी और घर वालों को खूब सुनाया और मुझे लेकर यूपी आ गई। मामा-मामी की कोई औलाद नहीं थी। मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई। माँ के गुजरने के कुछ समय बाद नानी भी चल बसी। मैं मामा-मामी के दुलार में बड़ी हुई। माता-पिता को तो कभी देखा नहीं था, तो वही मेरे ये माता-पिता थे। मैं उन्हें माँ-बाबा बुलाती। पढ़ाई के साथ-साथ माँ की सीख से मैं गृह के कामों में संपूर्ण हो गई थी। रंग-रूप में भी ऐसा था कि कोई भी देखकर प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद मेरे लिए बाबा के एक सहयोगी रिश्तेदार के यहाँ से एक रिश्ता आया। लड़का नोएडा में रहता है। बैंक में उच्च पद पर है। घर में सिर्फ माँ है, जो गांव में रहती है। दहेज के नाम पर दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में और विवाह 15 दिनों के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा रिश्ता पाकर माँ मेरी भलाई लिए नहीं थक रही थी। पर एक सवाल सबके मन में था कि विवाह के लिए इतनी जल्दी क्यों। माँ की एक सहेली की बेटी रूपा दीदी नोएडा में डॉक्टर थी। माँ ने दीदी को फ़ोन करके सारी बात बता दी और लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपने स्तर से सभी तरह की मालूमात हासिल की और माँ को बताया कि लड़के का नाम मोहन है। वह देखने में अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है। 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है और उसमें अकेला रहता है। माँ बाबा विवाह की तैयारी में जोरों शोरों से लग गए। विवाह सादगी से होना था, यह लड़के की मांग थी। फिर भी माँ ने अपने घर की सभी रस्मों को पूरा किया और मेरा विवाह संपन्न हुआ। विदाई की घड़ी भी आ गई। माँ बाबा मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट के रोने लगे। जैसे तैसे रोते बिलखते मैं ससुराल पहुंची। वहाँ कुछ रिश्तेदार और सासू माँ मेरे स्वागत में खड़ी थी। सासू माँ का व्यवहार काफ़ी स्नेही लगा। बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। बेटी नहीं है इस घर में, तुम आज से मेरी बेटी हो और अब रोना नहीं। हंसते हुए मेरे भीर गंभीर बेटे को संभालना। चलो मुंह धो लो और बाल ठीक कर लो। कुछ देर में सभी मुंह दिखाई के रस्म के लिए आएंगे। उनका प्यार पाकर मेरा डर गायब हो गया। मैंने पूरे मन से खुद को वहाँ की रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की महिलाएं और घर में आए हुए कोई रिश्तेदार थे। सभी ने मेरी खूबसूरती और साथ में आए हुए सारे सामान की खुले दिल से तारीफ की। मैंने अपने सासू माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा गर्व और खुशी से दमक रहा था। सबको संतुष्टि देख मन को शांति मिली। शाम ढलने को थी। मोहन गृह प्रवेश रस्मों के बाद से दिखे नहीं थे। मुझे एक सजे सवारे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। मैं कमरे में मोहन का इंतजार करने लगी। दिन भर के रस्मों से थकान महसूस हो रही थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली। मोहन कमरे में ही नहीं थे। मैंने सोचा था कि वह शायद रात को कमरे में आए भी हैं या नहीं। सुबह उठकर कहीं चले तो नहीं गए। मैं कैसे अपनी सुहागरात में घोड़े बेचकर सो गई। खुद को कोसती हुई तैयार होने के लिए उठी। लगभग सभी रिश्तेदार जाने के लिए तैयार थे। सासू माँ सबकी विदाई कर रही थी। मैं भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। पर मेरी नज़र मोहन को ढूंढ रही थी, पर वह कहीं नहीं दिख रहे थे। सासू माँ को शायद मेरी मनोस्थिति का आभास हो गया था। वह बोली, सुबह से मोहन सभी के लिए टैक्सी का इंतजाम कर रहा है, तुम परेशान ना हो। मैं लज्जा होकर इधर उधर देखने लगी और वह मुस्कुरा रही थी। सभी ने जाने के लगभग 1 घंटे बाद मोहन कमरे में आए और बोले, कल रात बहुत नींद में सो रही थी, शायद तुम इन 4 दिनों के रस्मों रिवाजों से थक गई थी। मैंने कहा, जी कल नींद आ गई थी, लेकिन आप मुझे जगा भी तो सकते थे। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। सच कहो तो जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। वह बोले, कोई बात नहीं, कुछ समय ऐसे ही नई नवेली दुल्हन और उसके सपनों को जीते हुए मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया बस गई थी। और कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन सासू माँ ने कहा, कल मोहन के साथ नोएडा जाना है, उसकी छुट्टी खत्म हो गई है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगी। सासू माँ का फैसला था तो मैं मना कैसे कर सकती थी। पर मोहन के चेहरे पर एक अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझे साथ ले जाना ही नहीं चाहते हो। एक बार पूछूं क्या, पर कहीं पूछने पर नाराज ना हो जाए। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे और यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। माँ को छोड़ के जाने के नाम से ही मन उदास हो रहा था। हम रात के ट्रेन से नोएडा के लिए निकल गए।
स्टेशन से टैक्सी करके घर गए। घर का ताला खोलते हुए मैं सोच रही थी, घर तो बहुत गंदा होगा। लगभग 15 दिनों से मोहन यहाँ नहीं थे। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पीछे आते हुए मोहन से मैंने पूछा, आप 15 दिनों से तो यहाँ नहीं थे, तो फिर यह क्या? घर इतना साफ कैसे है? मोहन बोले, ऊपर वाले फ्लैट पर कुछ रिश्तेदार से मेरी दोस्ती है, मैंने उन्हें सफाई के लिए बोल दिया था। अगले दिन मोहन के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसके हाथ में चाबी थी। शायद वह फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। उसके ऐसे देखने से मैं थोड़ी घबरा गई, इसलिए सीधा सवाल किया, आप कौन? तब उसने कहा, यह फ्लैट तो मोहन का है ना, आप कौन? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में ही दिया। मैं मोहन की वाइफ नंदिनी हूँ, कल ही हम लोग यहाँ आए हैं। तो वह कहने लगी, मैं कल बाहर गई थी, शायद इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मोहन वापस आ गया है। उसे औरत ने बताया कि मैं निशा, मेरे पति आर्मी में हैं, पोस्टिंग भी ऐसी जगह पे है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेले अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहती हूँ। बातचीत के बाद वह अपने कमरे में चली गई। सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान में तारों टिमटिमा रहे थे। मैं गेट पर खड़ी मोहन का इंतजार कर रही थी और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे और अपनी खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी मोहन की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। घर में घुसते ही मोहन ने कहा, यह शहर है, तुम यहाँ नहीं नई आई हो, इतना बाहर मत निकला करो। मैंने मोहन के लिए चाय बनाई। तभी मैं निशा जी के बारे में बताया। निशा का नाम सुन के मोहन बहुत आश्चर्य हो गए। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। फिर मोहन खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे और बोले, तुम दोनों के बीच क्या बात हुआ? मैंने कहा, हमारी शादी के बारे में पता नहीं था उन्हें, इसलिए मुझे देखकर थोड़ी नर्वस लग रही थी। मैंने परिचय जानने के बाद वह अपने ऊपर वाले फ्लैट पे चली गई। यह कहते हुए मैं डिनर की तैयारी में लग गई और निशा मेरी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा बन गई। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाती थी और कोई भी परेशानी होती तो मैं उन्हें बता दिया करती थी, क्योंकि मोहन काम के सिलसिले में ज़्यादा बाहर ही रहते थे। मुझे पता ही नहीं चला, हंसते मुस्कुराते कब 4 महीने बीत गए और इस वक्त भी वह 15 दिनों के लिए बाहर ही गए हुए हैं। एक दिन सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए खुद ही रूपा दीदी को फ़ोन करके उनके साथ अस्पताल चली गई। दीदी ने कुछ ज़रूरी जांच के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खुशी और दर्द दोनों मेरे भाव और अंदर समाहित हो गए थे। दीदी ने खुशी से मुझे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। दीदी ने कुछ खास ख्याल रखने को कहा और समय से मेडिसिन लेने को कहा। फिर मैं खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। आज मोहन भी दूर से वापस आ रहे थे। मैं भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं घर पहुंच गई, पर मोहन अभी आए ही नहीं थे। उनकी फ़्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से तो उन्हें घर पे होना चाहिए था। फिर मैं निशा के घर की तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है कि उनसे बात करके अपनी परेशानी का हल निकाल लूँ। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए बिना नॉक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी घुल मिल गई थी कि सामान्य औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। तभी मुझे निशा की ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। किसी पर बहुत बुरी तरह नाराज़ हो रही थी। मुझे लगा शायद मैंने गलत वक्त पे यहाँ आ गई हूँ, इसलिए चुपचाप निकलने ही वाली थी कि मोहन की आवाज़ सुन मेरे कदम वहीं थम गए थे। वह निशा को शांत होने के लिए बोल रहे थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए दरवाजे से झांक कर देखा। सामने मोहन और निशा बैठे थे। मोहन के कंधे पर निशा सर रख कर रो रही थी। मोहन, आखिर कब तक मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी होगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी पति की ना हो सकी। कभी सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में? मेरे पति को पता चल गया और सबसे बड़ा सच, हमारी बेटी, जो मेरे पति को लगता है कि उनकी बेटी है, जबकि यह उनकी बेटी नहीं है बल्कि तुम्हारी है।
यह सच उसे पता चल गया तो वह ना मुझे छोड़ेगा और ना ही तुम्हें। मोहन ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे तुम सोच रही हो, नंदिनी को बहुत जल्दी मैं माँ के पास छोड़ दूंगा, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। उन दोनों की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अपने साथ हुए इस धोखे की दास्तान को खुद अपनी आंखों से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं वहीं गिर कर बेहोश हो गई। जब आंख खुली, सामने रूपा दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देख मैं खुद को रोक ना सकी और मैंने दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बता दी। यह भी नहीं सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वह निशा का पति भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने पहले तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, पर पूरी बात सुनने के बाद उसका मन भी निशा के प्रति नफरत में भर गया था। मेरी नफरत भी बढ़ती जा रही थी उन दोनों के प्रति। तभी दरवाजे पर खड़ी निशा को देखा। मोहन और निशा की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। उसके बावजूद निशा अपने पति को सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसके फौजी पति ने डीएनए टेस्ट की धमकी दी तो रोती रोती उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे कंठ सूख गया हो। मैं मोहन से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जिसकी आंखों में विचारों में शर्म नहीं, उससे कुछ भी कहने सुनने से क्या फ़ायदा। इन दोनों ने एक पल में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ मैं अपनी खुशियाँ बांटने चली थी और अभी उनके दिए धोखे से टूट गई थी। बेड पर पड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं। दीदी ने सासू माँ और मेरे मायके में फ़ोन करके उन लोगों को यहाँ पे बुला लिया। माँ बाबा को मेरी हालत देख टूट गए थे। अकेले में दोनों रोते, पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बात करते। रूपा दीदी मुझे और माँ बाबा को लेकर अपने घर गई। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। वह समाज और परिवार के लिए मुझे समझौते के लिए राजी करने में लगे हुए थे। उनका सोचना था कि अकेले इस पुरुषवादी समाज में कैसे मैं एक बच्चे को पाल सकती हूँ, इसलिए मैं मोहन को माफ़ कर दूँ। मैं विवश होकर उनकी बातें सुनती और सोचती रहती, क्या हम औरतें इतनी कमज़ोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पाल सकती, अकेले रह नहीं सकती? क्यों हर पल हमें जीने के लिए पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी माँ को धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे? समझौता सिर्फ स्त्री करे और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छुपाकर समाज में सिर उठाकर चले। मुझे यह मंजूर नहीं था, पर रूपा दीदी के अलावा कोई मेरी बात मानने को और समझने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह मोहन आए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें लग गई थी। बच्चे का हवाला देकर मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, पर मैं अपने फैसले पर अड़ी रही। ऐसे इंसान के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती थी, जिसकी एक रखेल और उसकी एक बेटी भी हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पे खड़ी हूँ। मैंने तलाक के लिए केस दर्ज किया। तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊँ, यह सोचकर सासू माँ ने यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ अपने बेटे को छोड़ के मेरे साथ आ गई। मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मोहन को अपने तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर जो मेरे लिए किया, उनके आगे हम सभी नतमस्तक थे। दिन महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दे दी। आखिर वह दिन भी आ गया। मेरा और मोहन का रिश्ता अब खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया। दादी पूरी समय अपने पोते की देखभाल में ही गुजार देती। नाना नानी भी आ गए थे। अब मैं निश्चित होकर अपनी पढ़ाई में जुड़ गई थी। इसी तरह माँ और बाबा की देखरेख में मैंने बीएड कर लिया। टीचर टेस्ट ट्रेनिंग से भी डिग्री 3 साल का कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जल्दी ही मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ गई थी। ऐसे समय में परिवार का साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद सासू माँ की तबीयत बिगड़ी।
और मैं उस छोड़ के विदा हो गई। मोहन अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। अंतिम संस्कार के बाद जब मोहन मेरे सामने आए तो आज मैं बरसों के दबी हुई भड़ास निकाल देना चाहती थी, पर मोहन की सिसकियाँ सुनकर रुक गई। मैं बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से मोहन की आवाज़ आई, नंदिनी मेरा बेटा। मैंने कहा, मोहन तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। जिसे मेरा बेटा कहा, अभी उसका नाम भी पता है क्या तुम्हें? तुम्हारी एक बेटी है जो मुझे पता है, बस उसको और अपनी पत्नी को देखो, अपनी माँ के संस्कारों को धूल में मिला के। तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तुम आज के बाद मुझे फ़ोन करने या मुझसे बात करने या मिलने की कोशिश ना करना। मोहन वापस निशा के पास चला गया, क्योंकि निशा को भी उसके फौजी पति ने तलाक दे दिया था। आज मेरा मन साफ हो गया, जैसे वर्षों की करवाहट मेरे मन से निकल गया, मेरे मन को शुद्ध कर दिया। मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, उसे पुलिस ऑफिसर की जॉब मिली है। मैं अपने माँ बाबा के साथ अपनी बहू आने का राह देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे का रिश्ता भी तय कर दिया है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।